सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास, सदीक साजिद मेरे साथ ये स्टूडियोज़ में है, जबकि अनवर मंसूर हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। और आज की सबसे बड़ी ख़बर हम उसी पर आज बात करेंगे। कौमी असम्बली में कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, पार्लियामानी की जो कमेटी है, और असद कैसर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। DGISI उसमें ब्रीफिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा भी उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा वफाकी वज़रा भी हैं, चारों वज़राए आला भी हैं। और इसमें जो डिफेंस कमेटी ऑफ सेनेट और डिफेंस कमेटी ऑफ नेशनल असम्बली, उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो तकरीबन 80 के करीब हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट के हमारे लीडरान वो मौजूद हैं। और इम्पॉर्टेंट इशूज़ जिनमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर का मामला, पाकिस्तान से अमेरिका जो अपने जो अड्डे मांग रहा है, वो सारा मामला, अहम इम्पॉर्टेंट ख़ारजा पॉलिसी के जो इश्यूज़ हैं उन पर पाकिस्तान के जो कायदीन हैं, जिनका तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ है, वो इस वक्त हम तनगोश हैं। DGISI और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह उनसे वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये बहुत अरसे के बाद हमें एक ऐसा मंज़र देखने को मिल रहा है जिसमें वो सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहती, वो सियासी जमातें जो एक दूसरे को अपना सख्त तरीन दुश्मन गिरदानती हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट के मामले पर, पाकिस्तान की सलामती के मामले पर वो आज सब इकट्ठे हैं। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, जिस पर यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हर पाकिस्तानी को उस पर फ़ख्र है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि यही वो एजेंसी है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए उसकी हैसियत ये है कि बहुत वो परेशान है, पाकिस्तान की सलामती की तरफ देख नहीं पाते। और ये फ्रंट लाइन एक हमारा डिफेंस है जो हमेशा जिसने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए काम किया। और आज अपोजिशन और हुकूमत मिलकर सुन रही है, अपनी अफवाज को सुन रही है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ़ को, कि इस वक्त पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं। थोड़ा जो एक अंदर क्या गुफ्तगू हुई वो भी हमारे पास तफसील है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि पहले शायद ये फ़ैसला किया गया था कि ये किसी कमेटी के कमरे में ये इसको मुनक़द किया जाएगा इजलास को, लेकिन फिर एक तो शुरका की तादाद भी बढ़ाई गई, लेकिन ये जो भी वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है उसको रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड करने के बाद वो पहला हिस्सा जो था उसको स्पीकर कौमी असम्बली के सामने उसको सील किया गया। क्यों? इसलिए कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के मामले पर बड़ी अहम गुफ्तगू है। ये इन कैमरा सेशन है, जिसका मतलब है कि ये खुफिया है, लेकिन पूरी दुनिया में ये रीत व रिवाज मौजूद है कि जो खुफिया चीज़ें हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, ताकि कल को कोई गलत फहमी पैदा ना हो सके, कोई इसका कोई कहीं से भी अगर कोई मिसपरसेप्शन क्रिएट हो रहा हो तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। तो आज नहायत दलेराना फ़ैसला ये पाकिस्तानी हुक्काम का कि इसकी पूरी जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शायद इसीलिए कौमी असम्बली के हॉल का इंतखाब किया गया, क्योंकि वहाँ पर हर मेंबर के सामने माइक लगा होता है और वहाँ पर जो गुफ्तगू भी की गई वो उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। इस वक्त भी ये इजलास चल रहा है। बीच में पहला जो सेशन था उसमें DGISI ने ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस मौके पर यह कहा कि जो भी आप सवाल करना चाहते हैं खुलकर आप सवाल करें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। और जनरल कमर जावेद बाजवा से भी सवाल हुए, फिर उसके बाद वक्फा हुआ और सवाल व जवाब का सेशन हुआ। अभी बीच में फिर मगरिब की नमाज का वक्फा हुआ और उसके बाद ये सेशन दोबारा चल रहा है। इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने इस मौके पर जवाब दिया कि वो इस ब्रीफिंग से मुतमईन है। अगर प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला सकें शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू थी तो फिर उस पर बात करते हैं। इसी ब्रीफिंग में जो एक बड़ी अहम बात, फिर उसके बाद मैं अहमद मंसूर की तरफ जाऊंगा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए। उसमें जो सबसे बड़ी बात आज जो हुई, सवाल ये किया गया अपोजिशन की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि वो अड्डे नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो सारा फ़ैसला है ये सिर्फ वज़ीर आज़म का भी है या इसमें आप फ़ौज भी इसमें शामिल है, तो उस पर
अस्करी क़यादत ने यह जवाब दिया कि ये पाकिस्तान का फ़ैसला है। ये इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सिविल क़यादत वो एक पेज पर हैं और ये कहा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कि ये जो फ़ौजी अड्डे ना देने की जो बात है, ये फ़ैसला ये पाकिस्तान का फ़ैसला। फिर ये सवाल किया गया कि अगर हम अड्डे नहीं देते अमेरिका को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके असरात होंगे, तो क्या हम कभी ये भी किसी ने एवेल्यूएट किया है कि हम उनके असरात का कैसे जवाब देंगे? क्या हम उससे बच सकते हैं? क्या उससे हमें फिर इससे नुकसान तो नहीं होगा? तो जिस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने जो एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी क़ुव्वतें जो इस वक्त इस छत तले हमारे सामने बैठी हैं, अगर वो इस मसले पर, कौमी सलामती के इस मसले पर एक हो जाएं, तो हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप पॉलिटिक्स करें, आप अपनी सियासत अंदरूनी मामलात पर करें, लेकिन ये जो कौमी सलामती का मामला है, ये जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, ये जो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने का मामला है, अगर इसमें आप बिल्कुल एक हो जाएं और अपने इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर एक दूसरे से अलहदा ना हो, इस मसले पर, सिर्फ एक मसले पर अगर आप एक हो जाएं, तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। बड़ी ज़बरदस्त आज वहाँ पर ब्रीफिंग। अहमद मंसूर की तरफ चलते हैं, उनसे ताज़ा तरीन जानने की कोशिश करते हैं। अहमद मंसूर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी समी साहब। जी मंसूर साहब, बताइए क्या सूरत हाल है? कोई मज़ीद आपको कुछ पता चला हो? कोई जो शुरका हैं उनमें से कोई बाहर आया हो, किसी से आपकी बात हुई हो, या जो माहौल है इस वक्त आप वहाँ पर, कैसे आप नरेट करेंगे इसको? देखिए समी साहब, बहुत एक तवील ये सेशन है, ये अब सवालत इख्तियार कर गया है और ये सवालत रवायती तौर पे मतलब ये खत्म हो जाता, लेकिन सवालत जो आपका सेशन है उसमें जो अस्करी क़यादत है, खासतौर पे जनरल बाजवा जो है, उन्होंने ही कहा तमाम शुरकाओं से जो बात भी पूछनी है, जो सवाल भी करना है, हम बैठे हैं और जितना भी वक्त लगे। आपको याद होगा कि उनकी यही बात माजी में वो ब्रीफिंग होती है तो सहाफियों की भी, तो उसमें भी वो खुला टाइम वो रखते थे और जो गुफ्तगू और बातचीत है उसमें वो कभी ये नहीं कहते कि इसको आप मुख्तर करें। तो आज भी यही सूरत हाल है। तमाम जो सियासी अपोजिशन है उनको पूरा मौका मिल रहा है, उनकी हर बात का उनको जवाब दिया जा रहा है। ये माहौल है, इसी वजह से ये इजलास अभी मजीद 2-3 घंटे चलने का जो अंदाजा है, क्योंकि जो अपोजिशन के कुछ रहनुमा यहाँ बाहर आए हैं इजलास से, कोई अपनी जरूरियात के चाहे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो उनसे हमारी बात हुई है और काफी तफसीली और बड़े हमें एक तरह से मुतमिन नजर आए हैं। सवाए जो वजीर आजम की अदम शिरकत के, हमें अभी तक इस इजलास के हवाले से कोई अपोजिशन का कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो गैर मुतमिन है। उनकी अपनी डिमांड से ये इजलास हुआ था। वो बारहा कहते थे कि हमें जो इस वक्त कौमी सलामती के चैलेंजेस हैं उन पर एतमाद में लिया जाए। पार्लियामान की अस्करी और इंटेलिजेंस की आदत है वो आज आई है और तमाम मामला पर एक तरफ इत्मीनान में ना सिर्फ लिया है बल्कि जो खदशात हैं, सवालात हैं, उनके भी जवाब दे रहे हैं। और इसी सारी जो गुफ्तगू में ये पहलू भी निकलेगा कि आइंदा पाकिस्तान कहाँ जाएगा और क्या। तो समी साहब, यहाँ जो आपने बात की, जो रियासत का एक बयानिया है वो उस हवाले से आया और जो स्टेटेड पॉलिसी है वो यहाँ भी इंश्योर हुई है। और जो कुछ रहनुमा बाहर आए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो अड्डे ना देने वाली बात है वो वाकई ही स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की और रियासत की, और इसमें वजीर आजम जो है और बाकी पूरी रियासत है और इवन सियासी क़यादत इसमें शामिल हो गई है। इसमें कोई अभाव नहीं है और खास तौर पे अफगानिस्तान के अमन के हवाले से बहुत बात अंदर हुई है और पाकिस्तान के अंदर उसका जो फाल आउट खुदा ना खास्ता वहां आता है उस पर बात हुई है कि क्या जब भी मामला खराब अगर होते हैं तो पाकिस्तान को किन हालात का सामना है, हमारी क्या तैयारी है, उस पर भी एतमाद में लिया जा रहा है। और इसमें जो पाकिस्तान पर बाढ़ है उसकी सारी तफसील भी बताई गई है कि अगर वहां पे जो ये सूरत हाल पैदा होती है और हो रही है तो पाकिस्तान यही जो इम्कानात भी है और कोशिश भी है कि उस पर मुतासर ना हो। लेकिन बहरहाल एक संगीन जो सूरत हाल दरपेश है समी साहब पाकिस्तान को, और खासतौर पर अमेरिका की जो डिमांड है उस पर भी बात हुई है। अपोजिशन बहरहाल बहुत मुतमिन नजर आ रही है। ठीक है मंसूर, आपसे हम फिर रब्ता करेंगे थोड़ी देर बाद और ताज़ा तरीन आपसे फिर जानने के लिए कि वहाँ पर क्या है, तो आप इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर जल्द हम आपसे रब्ता करेंगे। सदीक साजिद, आप भी वहाँ पर मौजूद थे और आपने गुफ्तगू सुनी भी शहबाज शरीफ साहब की, यकीनन आप वहाँ पर भी होंगे। बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बड़ी मुतमिन नज़र आ रही थी शहबाज शरीफ साहब की। और इसके अलावा और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप मुझे बता रहे थे
कि अफ़गानिस्तान और रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल। एक तो जितने भी अफ़गान दड़े हैं उनको एक मेज़ पर बैठाने के हवाले से जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारा जो फ़ौज पाकिस्तान है, उनके किरदार को समीर साहब बहुत ज़्यादा सराहा गया। और फिर जो आपने एक बात की कि पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या हो सकते हैं, तो ये बात कही गई कि हमें मुमकिन तौर पर कमो बेश 7 से लेकर 10 लाख तक जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसके ऊपर जो यूनिसेफ है, UNHCR हैं, वो भी इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, ताकि अगर ये लोग क्योंकि वहाँ पे अगर हालात ना संभले इनके इखला के बाद और तालिबान काबज़ हो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर ये सूरत हाल ऐसी बन सकती। तो ऐसे में हमें अपने जो बुनियादी स्ट्रेटजिक मफादात है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना और इन अफ़गान मुहाजिरीन की देखभाल के हवाले से भी इक़दाम करने। दूसरी बात कि आपने ये बात तो बड़ी अच्छी कर दी कि ये जितना भी रिकॉर्ड था बिल्कुल, और हाल का इंतखाब भी इसी वजह से किया गया। तकरीबन 100 के करीब कोई शुरका हो गए थे वहाँ पर, तो वो बिल्कुल ये सही बात है कि सारी की सारी जो कार्रवाई है उसको उसका हिस्सा बनाया गया रिकॉर्ड का, और वो उसको सील भी किया गया। और दूसरा ये फ़ैसला अभी अब तक की गुफ्तगू उसमें हुआ कि जितनी भी सिफारशात आएंगी उन सब को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो है वो हिस्सा बनाया जाएगा। और ये एक मुतफ़िका एक डॉक्यूमेंट होगा जो अस्करी क़यादत का, रियासत पाकिस्तान का, हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज़, बल्कि एक पार्लियामेंट इसकी फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी और इसकी फिर ऑनरशिप जो है वो पार्लियामेंट के पास होगी। जिस तरह आपको याद होगा रज़ा रब्बानी के दौर में भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी थी और उसने भी एक इस तरह की पॉलिसी जो है वो बनाई थी। और एक और अहम जो बात है कि अगर ये एक क्लियर स्टांस लिया गया और इसके ऊपर डेस्क भी बजाए गए मेरे सोर्सेज के मुताबिक, जब हमारी अस्करी क़यादत ने कहा, आपने भी इसका इशारा कर दिया, क्योंकि शायद खकान अब्बासी जो कि हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि हमें वाज़े तौर पर यह बताया गया कि ना अड्डे दिए हैं ना हम दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान का फ़ैसला है जिसके ऊपर सब ने डेस्क बजाए और इसके ऊपर अप्रिशिएट किया। और बड़ा दो टोक जो मौक़िफ़ था, क्योंकि DGSI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो ब्रीफिंग थी, तकरीबन जो पहला सेशन था वो उनके ब्रीफिंग के ऊपर मबनी था, फिर वक्फा हुआ, फिर दूसरे सेशन में सवाल जवाब। अच्छा सदीक साजिद, ये एक बड़ा रेयर सीन है। पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, बड़ी उसकी फतूहात हैं, बड़ी उसकी कामयाबियाँ हैं, और अफ़गान वार में भी कामयाबियाँ हैं, फिर वार और टेरर में भी कामयाबियाँ हैं, और इसीलिए मगरिब ने उसको हमेशा निशाना बनाया। हमारी अपोजिशन भी कई दफ़ा इस किस्म की गुफ्तगू होती रही है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत इस एजेंसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन आज कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान, वो अरकान जो हम हमेशा देखते थे कि बहुत जहर उगल रहे थे, अब आप बता रहे हैं कि अंदर एक तो उन्होंने ब्रीफिंग को अटेंड किया, जो क्रेडिबिलिटी है ISI की उसको इंडोर्स किया, फिर वहाँ पर वो जो आप डेस्क बजाने वाली बात है, तो ये तो बड़े रेयर सीन है पाकिस्तान की तारीख़ में। और बिल्कुल बजा तौर पर जो क्रेडिट है इन तमाम कामयाबियों का, इस चीज़ का, वो आज पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको दिया जा रहा है, और उसकी हैसियत को, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। जी बिल्कुल समी साहब, और चूँकि ये आज का जो इजलास बुलाया गया है ये अपोजिशन के ही मुतालबे पर बुलाया गया है, और आपने भी जिस तरह निशानदेही की कि इसमें सेनेट और कौमी असम्बली की जो दिफाई कमेटी हैं, जो खारजा अमूर कमेटी हैं, उनके चेयरमैन और अरकान जो हैं वो भी इसमें जो है वो मौजूद हैं। फिर जितनी भी पार्लिमानी जमातें हैं 26 के करीब, उन सब के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नुमाइंदे वो इसमें मौजूद हैं। और सारी की सारी जो फोकस था ये एक जब उनको बताया गया कि आर्मी चीफ से जब वो सवाल कर रहे थे सोर्सेज के मुताबिक, तो आर्मी चीफ ने खुद हर चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया। अब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इससे हमने बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, फिर जो वहाँ से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले होते हैं उसकी वजूहात और पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होता है, फिर बाज़ जो अफ़गान दड़े हैं या अफ़गान अनासर वहाँ पे बैठ कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बयानातबाजी करते गुज़श्ता दिनों भी बयानात है उसका मामला भी उठाया गया, उसकी वजाहत भी हमारी अस्करी क़यादत की जानब से की गई। फिर जो आपने एक बात की कि जो लीडिंग रोल है हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI का इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के वाले से बिलाशुबा ये अपोजिशन ने जो है इसको अप्रिशिएट किया। स्वाय जो एक बात थी वो सियासी बात थी जिसके अहमद मंसूर ने भी इशारा किया कि वज़ीर-ए-आज़म को भी आज होना चाहिए था, मौजूद होना चाहिए था। अपोजिशन ने ये गिला शिकवा किया, उन्होंने कहा कि अगर बजट तकरीर के दौरान हम खामोशी से बैठ सकते हैं तो आज अगर वज़ीर-ए-आज़म होते तो एक ज़्यादा ये चीज़ होती। जब बजट की मैं इतराज़ तो खैर आप किसी बात पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इजलास था इसमें डिमांड ये थी कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत आके तो ब्रीफिंग दे, तो अस्करी क़यादत आ गई। ये जो मुतालबा था शुरू में उसमें ये तो नहीं कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी
इसमें आके शरीक हों, क्योंकि ये तो अस्करी क़यादत से ये डिमांड की गई थी। और जहाँ तक ये तकरीर वगैरह की बात है, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद नहीं थे, भले उसकी कोई भी रीज़न थी। ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी हॉल में मौजूद नहीं थे। तो तहरीक इंसाफ ने कोई इस पर इतराज़ तो नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की जो जब उनके बारे में जब ये सवाल हो गया कि ये पॉलिसी किसकी है और ये तो जवाब मिल गया पाकिस्तान की पॉलिसी है, तो इस बात पर मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात है जिस पर कोई एतराज़ ज़्यादा किया जाए या जिस पर सारे का सारा जो सेशन है उसी को तनकीद का निशाना बनाया। इवन शहबाज शरीफ साहब से भी सवाल किया था जब वो बाहर आज़म के हवाले से, क्योंकि सिर्फ बिलावल भुट्टो ने ये बात की और अंदर भी उन्होंने ये बात की कि वज़ीर आज़म को क्लास में जो है वो होना चाहिए था, और शाहिद खाकान अब्बासी ने ये जो है वो बात की। लेकिन चूँकि मैंने कहा जी इसका एक पॉलिटिकल नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल उनका अच्छा, इसमें एक और बात भी की गई सदीक साजिद कि जो पाकिस्तान है ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको वो अपने लिए विंडोज़ को खोल रहा है और कसीरुल जहती होगी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी। इशू टू इशू फ़ैसला किया जाएगा। और ये जो एक पुरानी चीज़ चली आ रही थी कि हम फ़लाँ कैंप में हैं, फ़लाँ कैंप में रहेंगे, तो उसने ये कह दिया तो ऐसे करेंगे। तो आज ये पहली दफ़ा ये बात बताई पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने कि अब जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके हवाले से जो डिसीजन हुआ है, यकीनन ये पाकिस्तान की सिविल क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का फ़ैसला है कि कसीरुल जहती होगी और इश्यूज़ की बुनियाद पर हर इशू को देखा जाएगा और उस पर जो मेरिट पर या पाकिस्तान के मफादात जिस तरफ जा रहे होंगे उसी तरफ फ़ैसला किया जाएगा। ये बिल्कुल वो तरीका है जो दुनिया की बड़ी ताकतें या दुनिया के जो कामयाब मुल्क हैं इस वक्त वो इसी अंदाज में फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी खुशाइन बात है लीना, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। आपने सही बात की है, लेकिन आज के जो सारी चीज़ें हुई हैं इसमें 3 मैसेजेस जो मैं समझती हूँ बहुत क्लियर हैं। एक तो ये है कि देखिए हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट और हमारी रियासती इदारे जो हैं वो एक पेज पर आ गए और दुश्मन को बहुत वाज़ेह मैसेज चला गया। जो दूसरी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि देखें हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कहा कि आपने जितने सवाल करने हैं आप मुझसे सवाल करें, मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे अहम बात है कि इसको रिकॉर्ड किया गया। आपको पता है ये सियासी जमातें अभी तो हमें सारी एक पेज पर नजर आती हैं, लेकिन कल को कोई भी बात होती है, मतलब हम लोग भी यहाँ पर बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई कोई भी एरिया ग्रे नहीं होना चाहिए। अब एटलीस्ट हर चीज़ जो है ना वो वाइट और ब्लैक में है। कल को अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ की जाती है या बात की जाती है तो रिकॉर्ड पर चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल में ये भी चीज़ें बड़ी क्लियर की गई हैं इस दफ़ा। तो जो पॉलिसी मुरतब की गई है सारी सलामती अमूर के हवाले से बहुत वाज़ेह है। इससे पहले मैंने इतनी क्लियर पॉलिसी नहीं देखी। और जहाँ तक इमरान खान साहब के आने की बात है, आई थिंक अगर आ जाते तो बेहतर था, अगर नहीं आए तो उनका फैसला उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कल जब वो पार्लियामेंट में थे जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं सबको, आई थिंक वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात आपने कही लीना। अच्छा सदीक साजिद, देखिए पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो अलाइज़ हैं, जैसे जिसमें तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग काफ है, जिसमें GDA है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, तो जो ख़ारजा पॉलिसी के अहम इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट ले रही थी, अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक थी। अब आज अपोजिशन को एतमाद में ले लिया गया और हमने कायदे इख्तिलाफ सुना। बहुत अच्छी ब्रीफिंग है, कंप्लीट ब्रीफिंग, एक तरह से इंडोर्समेंट उन्होंने की है। और बिलावल भुट्टो को भी सिवाय इसके कि इमरान खान साहब नहीं आए कोई उन्होंने और मुतनाज़ बात नहीं की। तो इसको हम ये अस्यूम कर लें कि अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर उन्होंने मोहर तस्दीक सब कर दिए। जी बिल्कुल समी साहब। और एक बात की यूसुफ रज़ा गिलानी ने जब वक्फा हुआ बाहर आकर, तो उन्होंने कहा कि आज जिन इशूज़ के ऊपर हमें ब्रीफिंग दी गई है कौमी सलामती के हवाले से, इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कौमी इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मौका पर अज़राए तफन्नुन ये बात की, उन्होंने कहा कि हमारी शायद आंखें बंद थी लेकिन आज हमारी आंखें काफ़ी खुल गई हैं इस ब्रीफिंग के बाद। मतलब ये था कि काफ़ी हक़ाइक़ जो है वो उनके सामने आ गए, क्योंकि ये बार बार एक बात कर रहे थे कि हमें हकीकी सूरत हाल बताई जाए, हमें हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। ये अपोजिशन का इस बजट इजलास के दौरान भी मुतालबा था। तो आज वो हकीकी सूरत हाल उनके सामने रख दी गई। ज़ाहिर है जो कश्मीर इसके ऊपर आज डिस्कस हुआ बिल्कुल। और ये भी आपको बता दूँ कि हमारे ज़राए के मुताबिक ज़ाहिर है कि अब यहाँ पर इसके ऊपर भी एक चीज़ बताई गई कि ये जो सीज़ फायर हुआ है इसकी ख्वाहिश का इजहार इंडिया की जानब से किया गया। फिर जो दोस्तों ने अपना किरदार अदा किया
और उसमें भी पाकिस्तान का जो फिर एक स्टांस था उसी की एक तरह की जो है वो जीत हुई। और फिर कश्मीर की हैसियत जो तब्दील भारत की जानब से की गई, इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो जो है वो उनके सामने रखा गया, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, वो इसके जो टेक्निकल पहलू होते हैं, सफारती चीज़ें होती हैं, उन्होंने इस चीज़ का जो है वो खुलकर जिक्र किया। दूसरा जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की थी, बॉडी लैंग्वेज सबकी जब ये बाहर आए तो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त और पॉजिटिव किस्म की थी। आपने शहबाज शरीफ को भी देख लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को हमने देखा, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान और जो लोग वहाँ पे आए, इवन के बराबर भुट्टो ज़रदारी, तो उन्होंने भी यही बातें जो है वो खुल के की। हालांकि इनकी आपस की पहले मीटिंग्स भी हुई कि किन किन इशूज़ पे, और जब भी वक्फा हुआ है ये अपने चैम्बर्स में गए हैं, जाकर इन्होंने कंसल्टेशन की है। फिर दो जो उनके सवाल थे, क्योंकि जिस तरह लीना बात कर रहे थे, अहमद मंसूर ने बताया कि आर्मी चीफ ने अपने आप को पेश किया पार्लियामेंट के सामने। मुझे बताइएगा, मैं आपसे सवाल है मेरा सदीक साजिद, कल जो वज़ीर-ए-आज़म सीर थी उसमें पहली दफ़ा हमने देखा कि रिस्ट्रेन शो किया गया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नाम लेके किसी को डाकू, चोर, कोई इस तरह की बात नहीं की और गुफ्तगू की, तमाम अपनी जो पॉलिसी है उसको बयान किया, लेकिन जिस चीज़ पर अपोजिशन एतराज़ किया करती थी वो उन्होंने नहीं किया। तो एक हमें नज़र आ रही है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी शामिल है, पाकिस्तान की सिविल क़यादत भी शामिल है, कि पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम ताकतें हैं उनको कम अज़ कम जो कौमी सलामती के अमूर हैं उन पर साथ लेके चला जाए, ताकि इस वक्त बाहर जो मैसेज जाए वो एक यूनानिमस मैसेज हो। और अगर पाकिस्तान के हवाले से किसी की कोई सोच है एडवेंचरिज्म की, तो उससे वो इज्तनाब बरते और ये समझे कि ये पूरी की पूरी कौम जो है अब ये हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी। इसीलिए शायद पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह से जब ये पूछा गया कि ये जो आपने पॉलिसी आप बनाई है जिससे अमेरिका खफा हो सकता है, तो फिर उसके कुछ नताइज भी होंगे, तो क्या उसको हम भुगत सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर आप सब एक हो जाएं और अपने जो झगड़े, मुखालफतें, सियासत वो करते रहें, लेकिन इस इशू पर अगर आप एक हो जाएं तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो एम आई राइट टू कंक्लूड दैट कि एक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक कोशिश थी कि अपोजिशन को साथ लेके चलें, और उसका समर आज हमने देखा है कि एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर पाकिस्तान की एजेंसीज़, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक पेज पर आ गई। मैं फिर वही आपके एक वीलॉग की मिसाल दूंगा। मैं 2 महीने पहले आपने ये बात की थी, उस वक्त से ये कोशिश शुरू हो गई थी, और उसमें भी पहले तय हुआ था कि पहले दिफाई कमेटियों को दी जाएगी ब्रीफिंग, फिर गाजी खारजा कमेटियों को दी जाएगी। लेकिन जब ये बजट इजलास हुआ तो ये इशूज़ अफ़गानिस्तान से अमरीकी खला का इशू आ गया, तो फिर यही तय हुआ कि ये पार्लियामानी कमेटी बाय नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया जाएगा। और आपने जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बात की, बिल्कुल उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया, और यहाँ कहा कि हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इन इशूज़ के ऊपर अपने इत्तेहाद का जो है वो मुज़ाहरा करें। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी, मजबूत पॉलिसी जिसमें सबकी मोहर होगी, पार्लियामेंट की मोहर होगी। पार्लियामेंट उन्होंने कहा कि ये आवाम की ख्वाहिशात का इदारा है, तो उसी की वजह से ये आज मुमकिन हुआ। इसमें स्पीकर का भी एक रोल है। समी साहब कल चूँकि वो मुज़ाकरात हो रहे थे। अच्छा, मैं आपको, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जब मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आपको रोक रहा हूँ। हम जब वापस आएंगे तो जिन लोगों का इसमें किरदार है, जैसे अभी सदीक साजिद साहब स्पीकर साहब का जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिए। एक छोटा सा वक्फा, फिर ताज़ा तरीन भी बताएंगे आपको कि अब क्या सूरत है कौमी असम्बली में, क्योंकि इजलास कौमी सलामती कमेटी का जारी है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली में पाकिस्तान की जो अहम तरीन जो पाकिस्तान का फ़ोरम है, वहाँ पर जो हमारी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हो रहा है। डिफेंस कमेटी भी सेनेट की मेंबरान उसमें शरीक हैं, और इसके अलावा कौमी असम्बली की जो डिफेंस कमेटी है उसके मेंबरान भी शरीक हैं, चारों वज़राए आला भी शरीक हैं, कुछ वज़रा भी हैं, और इसके अलावा जो हमारी टॉप अस्करी लीडरशिप है वो मौजूद है। जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं वहाँ पर, DGISI जनरल फैज़ हमीद मौजूद हैं, और पाकिस्तान में जो सियासी हमारे कायदीन हैं वो उनके तमाम सवालात जिनका ताल्लुक़ कश्मीर की सूरत हाल से है, जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उससे है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, CPEC और चाइना के हवाले से क्या पाकिस्तान की तरजीहात हैं, तमाम इश्यूज़ पर पाकिस्तान की क़यादत को एतमाद में लेने के लिए पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसकी डिमांड पर यह इजलास हो रहा है। और अभी तक की जो इतलात हैं
जो भी शुरका बाहर आए हैं, जिनमें हिज़्ब इख्तिलाफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब हैं, नून लीग के कायदीन हैं, पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं, एक ऐसी खबर वहाँ से मिल रही है कि जो अहम कौमी अमूर हैं, जो अहम हमारे शदीद जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, उन पर पाकिस्तान की जो क़यादत है वो हमें एक नज़र आ रही है। और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों की, पाकिस्तान के अवाम की, क्योंकि इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया, ये बताया गया और इसको इंडोर्स किया गया कि जो भी फ़ैसले किए जा रहे हैं इस वक्त ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से, वो इमरान खान साहब के फ़ैसले नहीं हैं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के फ़ैसले नहीं हैं, वो पाकिस्तान के फ़ैसले हैं। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क़यादत उस पर मुत्तफ़िक है। और आज जो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है पूरी दुनिया में कि यहाँ पर अगर कोई ये समझता है कि वो इस कौम को डिवाइड कर सकता है, यहाँ पर इस कौम को तकसीम करके अपने मकासद को हासिल कर सकता है, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान के लोग एक हैं, पाकिस्तान की क़यादत एक है और अहम मामलात पर वो हर तरह के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अहमद मंसूर साहब की तरफ चलते हैं, कौमी असम्बली में वो मौजूद हैं जहाँ इस वक्त इजलास हो रहा है, उनसे ताज़ा तरीन लेते हैं। जी मंसूर, इजलास जारी है, कुछ बताया जा रहा था कि खाना वाना लग गया, बीच में शुरका सुबह से गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब ज़ाहिर है पेट भी भरना है। क्या इतलात हैं आपके पास और कोई ताज़ा तरीन लेटेस्ट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? देखें, बिल्कुल समी साहब, चूंकि इजलास सवालत इख्तियार कर गया और पहले इसका अंदाजा भी था, तो साथ साथ खाना पीना भी है और इजलास की कार्रवाई भी जारी है। सवाल जवाब का सेशन मुसलसल चल रहा है। जो तमाम जो भी बात अहमद मंसूर साहब की आवाज़ कहीं खो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कौमी असम्बली में हैं, तो वो बंद कमरों से आवाज़ें भी नहीं निकलती, आवाज़ें सुनाई भी नहीं देती। तो हम कोशिश करेंगे कि अहमद मंसूर साहब को दोबारा सुन लें, अगर वो उनकी को आवाज़ हम तक पहुंच सके। तो जब तक उनसे राब्ता बहाल नहीं होता, मैं ज़रा सदीक साजिद साहब, आप ब्रेक पर जाने से जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया उनका जिक्र कर रहे थे, और कौमी असम्बली के स्पीकर आप असद कैसर साहब का जिक्र कर रहे थे। जो कल ये जो हुआ उस बजट के इजलास के बाद और वज़ीर-ए-आज़म ने जब तकरीर करनी थी, तो समी साहब इसमें स्पीकर की मैंने इस वजह से बात की कि जब ये मुज़ाकरात अपोजिशन के उनके चैम्बर में हो रहे थे तो मैं वहीं पर मौजूद था। अपोजिशन ने एक ही शर्त रखी थी कि हम वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हमें चोर, डाकू, बदमाश और इस किस्म के जो अल्फाज वो हमारे लिए माज़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम भी उसी तरह जो है वो जवाब देंगे। तो फिर उनको यकीन दहानी कराई गई स्पीकर की जानब से कि वज़ीर-ए-आज़म की जानब से सिर्फ पॉलिसी इशूज़ और हुकूमती जो कारकर्दगी है वो सामने रखी जाएगी और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। और इसमें हमारी ख्वाहिश है कि जब वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कर रहे हैं तो अपोजिशन मौजूद हो। तो उन्होंने कहा जी चलें ठीक है जी, हम मौजूद रहेंगे। फिर स्पीकर असद कैसर वज़ीर-ए-आज़म के चैम्बर में उनके पास गए और जाकर कहा कि आप थोड़ा सा आज अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और पॉलिसी इशूज़ के ऊपर बात करें, तो अपोजिशन के ऊपर अगर आप ना ही आज अपना हाथ साफ़ करें तो बेहतर होगा। तो इमरान खान थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं बिल्कुल बात करूँगा, अगर वो मौजूद रहेंगे मेरी बात सुनने के लिए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो मौजूद रहेंगे। तो एक तो ये पहलू हो गया। उसी में फिर ये तय हुआ कि आज जो ब्रीफिंग होगी उसमें भी जो अपोजिशन का जो किरदार होगा तो उसमें भी आप देख ही रहे हैं कि वो बड़ा मुस्बत है। तो इसमें स्पीकर कौमी असम्बली का भी एक रोल है। फिर सादक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है, वो सेनेट के हवाले से उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मादा किया। और पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको पता है कि मुफाहमत की पॉलिसी तो शहबाज शरीफ के होते चली रही है, तो वो भी उसमें भी ये चीज़ें सारी जो हैं वो शामिल हुई। लेकिन इमरान खान ने भी इसको रिगार्ड दिया है और उन्होंने आपने कल देख लिया कि उन्होंने उस तरह की तकरीर जो है वो नहीं। बिल्कुल। अहमद मंसूर की आवाज़ अब हम तक आ रही है, दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। मंसूर, आपकी आवाज़ शायद टेक्निकल रीज़न की वजह से दबा दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर आपको सुन पा रहे हैं। तो क्या है ताज़ा तरीन, बताइए। जी समी साहब, इजलास चल रहा है, बाकी यहाँ सिग्नल्स के इशू तो हैं, जारी बात है कौमी सलामती मामला है और वैसे भी पार्लियामेंट में जैमर्स होते हैं, इतनी शख्सियात मौजूद हैं। तो अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं यही बता रहा था कि जो ओपोजिशन के रहनुमा बाहर आए हैं उनसे जो बातचीत हुई है, चूंकि इन कैमरा इजलास है उसकी तफसीर उस तरह तो हमारे पास इस तरह नहीं आ सकती, लेकिन यही जो रहनुमा के बात कर रहे हैं तो उससे बहुत एक जो पिक्चर वाजे हो रही है समी साहब, वो आप अगर देखें कि वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो एक चीनी इंटरव्यू दिया और जो पार्लियामेंट कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने खिताब किया,
उसमें उन्होंने जो नुकात उठाए हैं, मैं समझता हूं कि वो ही इस वक्त कौमी सलामती के हवाले से रियासत का और पाकिस्तान का जो मौकफ है, स्टांस है, और वही आज अंदर से भी बात आ रही है। कौमी यकजहती की, जो कौमी इत्तेफाक राय की जो इंतहाई जरूरत है, उसकी भी बात अब सामने आई है। यूसुफ रज़ा गिलानी से हमारी बात हुई है, शाह खान अब्बासी से बात हुई है, दोनों साबिक वजीर आजम रहे हैं और इन तमाम इश्यूज को वो जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने भी ये बात की है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो चीजें सामने रखी गई हैं, जो हालात दरपेश हैं, जो अफगानिस्तान के मामलात हैं और वो जिस तरह बिगड़े हैं, जो वहां से उस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचते नजर नहीं आ रहे, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं और हमें क्या सूरत हाल दरपेश है। बहुत एक कौमी यकजहती और कौमी इत्तेफाक राय चाहिए, बहुत जरूरी है और अपोजिशन ने इसका इदराक किया है आज के इजलास में। और खान ने तो ये भी कहा कि जब सब हम 100 लोग एक कमरे में बैठे हैं जो कल तक बात नहीं एक दूसरे से करते, तो इसका मतलब है कि कौमी यकजहती मौजूद है और कौमी सलामती के मामलात पर। तो ये बहुत खुशाइंद एक पिक्चर सामने आ रही है। जो अफगानिस्तान का मामला है, जो वजीर आजम ने जो बातें की हैं, वही सूरत हाल है रियासत की कि हम अफगानिस्तान के जो अंदर है उसके तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहते और नहीं पढ़ेंगे। ये एक बात सामने आ रही है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस हैं, उससे हमने कैसे निपटना है, उसकी जो पॉलिसी है वो यही है। अमेरिका से कैसे। अहमद मंसूर, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखें, इससे पहले भी जब यमन के हवाले से एक प्रपोजल थी या ख्वाहिश थी एक हमारे दोस्त मुल्क की कि फ़ौज वहाँ पर भेजी जाए, तो उसका फ़ैसला भी पार्लियामेंट में किया गया था। पार्लियामेंट ने यूनानिमसली ये ऐलान किया और फ़ैसला किया कि हम यमन में या अब किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएंगे। तो उससे हमारा वो मुल्क थोड़ा दोस्त नाराज़ तो हुआ, लेकिन फिर बाद में कुछ अरसे के बाद हमारे अब उनसे ताल्लुकात बेहतर हो गए। उन्होंने भी इस बात को रियलाइज़ किया कि ये उन्होंने अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला किया। ईरान के हवाले से भी यही कौमी असम्बली में यही बात हुई, करारदाद भी हुई कि हम किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के लिए, और हम ये प्रॉक्सी वार्स में नहीं जाएंगे। तो अब अगर वही पार्लियामेंट अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले करती है, तो इसका मतलब ये है कि इस पार्लियामेंट को बिल आखिर हमने फ़ाल कर दिया है। और इसमें जो क्रेडिट है, जहाँ पर हुकूमत को है, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को है, लेकिन अपोजिशन को बहरहाल बहुत क्रेडिट जाता है। जैसे अभी आप ख़ुद भी फरमा रहे थे कि इतना एक दूसरे को बुरा भला कहने के बावजूद वो तमाम लोग इकट्ठे हैं एक ही छत तले, और वो जो डिसीजन इमरान खान साहब का है, जो डिसीजन पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का है, अपोजिशन की जमातें उसको इंडोर्स कर रही हैं। तो इसमें क्रेडिट अपोजिशन को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अहमद मंसूर जी बिल्कुल सभी साहब, जो आपने पहले बात की, वाकई यही मुमारफत बड़ी जबरदस्त मुमारफत है जो माजी में सूरत हाल दरपेश थी और आज फिर वही सूरत हाल है। और इसमें जो अमेरिका का मामला है उसको अब यही बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से, कि हमें आप अब जो एक अमन के लिए तो हमसे तवक्को रखें और हम बिल्कुल तैयार हैं और अपना किरदार जारी रखेंगे, लेकिन तनाज़े में साथ नहीं देंगे। और पाकिस्तान की सियासी क़यादत जिस तरह से अब इकट्ठी नजर आ रही है, तो उसमें बाल में चोट ही है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की सूरत हाल थी वाकई बहुत अफसोसनाक थी। लगता ही नहीं था कि ये अब मामला कभी सुधर सकेगा और लोग फिर मायूस होते जा रहे थे मुल्क की सियासी क़यादत से। लेकिन बहरहाल ये बहुत होशमंदी का और एक जो वक्त की जरूरत है उसका एहसास हमें सामने आया है और बहुत ही एक पॉजिटिव बड़ी एक असल पार्लियामेंट का ये यू टर्न है पिछले 3 सालों में जो पार्लियामेंट थी है, और उसका आज हमें बिल्कुल यू टर्न नजर आ रहा है। और ये ऐसा ही होना चाहिए और ये समय समझे कि नई शुरुआत है होंगी। और जैसे सदीक साहब बता रहे थे कि वजीर आजम की तकरीर जिस तरह पुरअमन अंदाज से हुई है, उसमें भी क्रेडिट अपोजिशन को ही जाता है। उन्होंने बुनियादी तौर पर ये मौका फराहम किया है। एक जो पहला हमला था, पहली स्पीच की, वो तो नहीं होने दी, लेकिन आज हम पहल कर रहे हैं। लेकिन कल को अपोजिशन के रहनुमा बोलेंगे तो आपकी तरफ से यही जेस्चर आएगा। तो सियासी लड़ाइयां तो बाद में भी होती रहेंगी। ये जो कौमी सलामती का मामला है, इससे सियासी क़यादत का और अस्करी क़यादत का और रियासती वो एक होना बड़ी एक बहुत बड़ी एक खुशाइन बात है। अहमद मंसूर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि वाकई पाकिस्तान हमें तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो डिक्टेशंस की सूरत में कहीं से नहीं आ रही। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, हमेशा से जो एक अपोजिशन की डिमांड भी रही कि लीड रोल होना चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का, तो इस वक्त पार्लियामेंट का हमें रोल जो है वो एक लीड रोल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठ के फ़ैसले कर रही है, उनको इंडोर्स कर रही है, उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अहम कौमी अमूर पर
पाकिस्तान के कायदीन मुस्तकबिल में भी हमें एक होकर काम करते हुए नज़र आएंगे और यकीनन ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़मानत है। एक छोटा सा वक्फा, फिर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी पार्लिमानी उसका इजलास हो रहा है। कौमी असम्बली में अस्करी क़यादत मौजूद है। नून लीग के 2 रहनुमा जो इस ब्रीफिंग से बाहर आए हैं और बात हुई है उनकी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह। उसमें राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि हम ये मुतालबा करेंगे, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है अंदर, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कौमी असम्बली का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए और तमाम मेंबरान उसमें शरीक हों और फिर हम उस पर बात करेंगे। सदीक साजिद, क्या इसका हम मतलब लें, क्या आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ज़ाहिर है एक तो नून लीग का अपना इजलास होगा, उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो बात की वह शाहिद खाकान अब्बासी ने कि पार्लियामेंट का यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास इन कैमरा बुलाया जाए ताकि तमाम मेंबरान की जो है वो राय आ जाए और उसके बाद जो है वो हम एक मुतफ़िका डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने में कामयाब हो जाए। तो इसके ऊपर अब ज़ाहिर है कंसेंसस अगर हो गया तो हुकूमत किसी भी वक्त जो है वो बुला सकती है। इसमें ऐसा कोई मुज़ायका भी नहीं है। तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट, जिस तरह मैंने कहा कि ऑनरशिप अगर इसके वो ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। देखिए, अस्करी क़यादत ने सारा जो अपना जो पलड़ा है जो उसका वज़न जो है वो इनके पार्लियामेंट पर डाला है और ये कहा गया चीफ़ की जानब से कि जब भी आपने हमें बुलाया हमने आपको ब्रीफिंग दी। पुलवामा वाक़े के बाद एक ब्रीफिंग हुई थी, वो भी आपके सामने है। उसमें भी जब भी इससे पहले भी इवन के मुशर्रफ दौर से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी तो उस वक्त भी इनको जब बुलाया गया तो ये आए थे। तो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा का जो अज़म है वो बार बार इसको दोहराते भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके ऊपर पार्लियामेंट फ़ैसला करे कि और उन्होंने जो भी वो इसके हवाले से जो इत्तेहाद और जो कौमी यकजहती की हम बात कर रहे हैं, इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत कर रहे हैं, तो जब इत्तफ़ाक़ राय होगा ये तो सबके वो तो बेहतर। एक सवाल मेरा आपसे मैं करना चाहता हूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं उसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है, एग्जेक्टिव जिसको कहा जाता है, बहुत सारे फ़ैसले करने का इख्तियार उनको होता है। गवर्नमेंट जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं होती। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, जबकि जो एग्जेक्टिव डिसीजंस हैं वो हुकूमत लेती है। हमारे यहाँ ये जो एक डिमांड शुरू हो जाती है हमेशा से, जो जमात अपोजिशन में आती है तो वो कहती है पार्लियामान इसका फ़ैसला करे। अगर पार्लियामेंट ने फ़ैसला करना है तो वज़ीर आज़म किस लिए बनाया गया, इलेक्शन किस लिए हुए हैं? तो पार्लियामेंट फ़ैसला हुकूमत एतमाद में लेती है। पूरी दुनिया में ये है, हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बयान करती है और उसके बाद फिर पार्लियामेंट अक्सरियती फ़ैसला होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट की अक्सरियत होती है, आइन में वो एग्जेक्टिव है, प्रोगेटिव उनके पास है, तो ये क्या एक बात हमारे यहाँ की जाती है? पार्लियामानी जमहूरियत के जो असूल हैं उससे तो ये बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रही है। एग्जेक्टिव का इख्तियार आप पार्लियामेंट को दे दें। बिल्कुल आपकी ये बात सही है। जो एग्जेक्टिव का एक इख्तियार है ये तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले हैं। उन्होंने तो एक लाइन जो है वो क्लियर कर दी कि पार्लियामेंट क्या किरदार अदा करेगी और एग्जेक्टिव का हमारे आइन में भी ये लिखा हुआ है। हमारे आइन में भी बिल्कुल लिखा हुआ। लेकिन आपको याद होगा, मुझे आपके इस बात से याद आ गया, नवाज शरीफ दौर में जब ये पनामा का केस आया था, इत्तेजाज हसन बड़ा कहते रहे कि पार्लियामेंट में चले जाएं, नहीं गया, नवाज शरीफ फंस गया, उल्टा फिर अदालत को नोटिस देना पड़ा। तो वो भी अगर हुकूमत उसके ऊपर फैसला कर लेती तो वो उस वक्त की जो आप बात कर रहे हैं एग्जेक्टिव उसके ऊपर फैसला करती तो वो हो सकता है कि कोई बचत की राह निकल आती। लेकिन उन्होंने जनाब वो अदालत में फिर वो मामला चला गया। तो ये ज़ाहिर है समीर साहब आपकी बात बिल्कुल ये दुरुस्त है कि एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं वो एग्जेक्टिव को ही इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बहस ठीक है, बहस हो जाए, लेकिन जो पार्लियामेंट हुकूमत उसी की होती है ना जो जिसके पास अक्सरियत हो। तो अगर आप पार्लियामेंट में लेके आएंगे और उसके बाद फैसला वोटिंग से करेंगे तो भी हुकूमत के वोट ज्यादा है ना। ये बजट पास हुआ है, मिसाल है सामने कोई भी लेजिस्लेशन अपोजिशन का एक मतलब वैसे ही बस रंग में भंग डालने वाली वो अलीना आप क्या कहती? सॉरी मैं देखिए, पार्लियामेंट के जो फोरम है उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशंस तो होती हैं, लोगों की चीज़ें रिकॉर्ड पर तो आती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी चीज़ डिबेट और डिस्कशन के जरिए अगर अपोजिशन है वो हिस्सा है पार्लियामेंट का, अगर वो डिबेट और डिस्कशन करना चाहती है, इसमें वो नहीं है। दूसरी जहाँ तक बात है शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह साहब की, आपको पता है ये किस कैंप में है? क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के जो
वज़ीर आज़म है वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। तो मेरे ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, देयर मस्ट बी अ रीज़न। आगे आपको पता है कि कश्मीर के कैंपेन भी शुरू करेंगी मरीम नवाज साहिबा। अब देखते हैं ये जो अभी कहा जा रहा है कि इत्तेफाक राय है और हमें समझ आ रही है नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में वहाँ से डायरेक्शंस लेने के बाद, एक पॉलिसी लेने के बाद फिर ही शायद ये जो डिमांड की गई है, जो मेरा कहने का मकसद है, शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा है और जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इन कैमरा दोबारा बुलाएं और सबको करें, मेरे ख्याल में वहाँ से डायरेक्शंस आएंगी, वहाँ पे सवाल होंगे और उसके बाद जो हतमी चीज़ें आएंगी इस ग्रुप की तरफ से, वो मुझे लगता है जो मरीम नवाज की इलेक्शन कैंपेन होगी ना और वो जिस तरीके से चलाएंगी वो उसमें ज़्यादा मुझे लगता है क्लियर। और उसका एक रीज़न और भी है, मुझे मुझे एक और बात करनी है। जैसे कि आपने कहा ना इमरान खान साहब ने जो है वो डाकू नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। देखिए इमरान खान साहब जो है ना आज भी जब इंटरव्यू देते हैं ना तो ये कहते हैं चाइना का जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम था ना वो बड़ा अच्छा था। जब वो ये बात कर जाते हैं ना तो डेफिनेटली बहुत से लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है स्लो तो हो गया है बट अभी बहुत सी चीज़ें सर आता है कि शायद बैकडोर कोई चीज़ बादशाह हो गई है, इस वजह से खान साहब डायरेक्ट नाम नहीं ले पा रहे। ये जो अलीना ने बात की है, नून लीग की अपनी पॉलिटिक्स जो है वो प्ले आउट कर रही है। इसमें राना साहब का बयान और शायद खाकान अब्बासी का पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन बुलाना कोई ऐसी बड़ी डिमांड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये ये ग्रुप बंदी तो है ना जी। एक हार्ड लाइनर्स ग्रुप है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं जी नून लीग, इसमें तो समी साहब कोई शक नहीं है। और शायद खाकान अब्बासी उसी कैंप का हिस्सा हैं। ज़ाहिर है बात तो आप की जाएगी मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब खुद भी सारी सूरत हाल उनको बताएंगे कि आप क्या करना है। और फिर आपको याद पड़ेगा एक इजलास कल या परसों हो सकता है जिसमें मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए सारे सूरत हाल इन अरकान से मालूम, मौलाना असद महमूद और मौलाना गफूर हैदरी जाके मौलाना फजलुर रहमान को भी बताएंगे। और मौलाना अभी बिल्कुल एक जख्मी शेर की तरह बाहर बैठे अपने जख्म चाट रहे हैं आज कि मैं वहाँ पर पार्लियामेंट में आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। वैसे वो सेहत उनकी अब बेहतर हो रही है, अस्पताल से उनको आज अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे खुदा उन्हें। क्योंकि 5 तारीख को इजलास भी उन्होंने रखा हुआ ना, PDM का सरबराही इजलास, और 5 तारीख को APC भी है। तो आपको लगता है कि ये जो बयान है ये थोड़ा इंटरनल जो पॉलिटिकल है अभी, क्योंकि इसने अलीना ने ये कहा कि वो आज़ाद कश्मीर में भी मुहिम चलानी है, तो उसमें शेड्यूल जो आया है उसमें 10 दिन मरीम नवाज साहबा मुहिम चलाएंगी। तो शहबाज साहब वहाँ पर तो मुझे लगता है कि कश्मीर में कैंपेन के हवाले से तो आउट हो गए हैं। मरियम साहबा को कर दिया गया। उनका शेड्यूल नहीं आया शहबाज शरीफ का, मरियम का ही आया। में बहुत दर्द मैं अलीना की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हो सकता है कि कमर दर्द की वजह से बना जाए। पहाड़ी इलाका है, वो शायद ट्रैवल करना पड़े उनको, जीप शीप में बैठते हैं तो मैं आपकी बात इत्तेफाक करती हूं, झटके लगते हैं तो वो कमर ऐसा जो बंदा जो है ना वो। अच्छा, लेकिन एक और मुझे बात बताएं आप सदीक साजिद साहब, वैसे भी शहबाज शरीफ साहब स्मूथ चलने वाले लोगों के साथ ज्यादा चलना पसंद करते हैं। वो जो जरा ऊंची नीची राहें हैं वहाँ पर वो समझते हैं मुनासिब नहीं है चलना। उम्र का तकाज़ा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मेरे सामने प्रेस रिलीज पड़ा है, ये मरियम औरंगज़ेब साहबा बड़ी डायनामिक किस्म की खातून है और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने नून लीग का मीडिया विंग जो है बड़ी कामयाबी से चलाया। मतलब एक अकेली खातून ने तमाम जो दूसरी सियासी जमातें, अगर मैं ये कहूँ कि उनको आगे लगाया हुआ है तो गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा झोल उसमें मैं देखता हूँ आ जाता है। मसलन ये प्रेस रिलीज़ है मेरे सामने जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, टेलीफोन किया है और उनके ब्रादर, यानी लिखा हुआ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से उनके तायाजाद और बिरादर निस्बती मियाँ तारिक शफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस किया। अब इसमें एक फैक्चुअल मिस्टेक है बहुत बड़ी, वो ये है कि तारिक शफ़ी साहब जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ के बिरादर निस्बती नहीं है, वो उनके हम जुल्फ़ हैं। क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं, नुसरत शहबाज साहबा, उनकी जो हमशीरा हैं वो तारिक शफ़ी साहब की अहलिया, तो वो इस रिश्ते के हवाले से वो उनके हम जुल्फ़ हैं। अच्छा, ये पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी और नून लीग भी उनके जी बिरादर निस्बती और उनके कज़न और पता नहीं क्या क्या, वो बिरादर निस्बती नहीं हैं। और ये जब मुस्लिम लीग नून के तर्जमान की तरफ से ये बात आएगी तो मुझे ये बड़ी हैरत है कि मरियम साहबा को भी नहीं पता, या उन्होंने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि रिश्ता है क्या। आप बिरादर निस्बती, हम जुल्फ को बिरादर निस्बती बना रहे हैं, ये इतनी फिर। अच्छा, इससे मैंने ये बात इसलिए की है, इसका मतलब है कि और भी बहुत सारे जो फैक्ट्स आते होंगे प्रेस रिलीज़ में, और भी जो बहुत सारी कहानियाँ हमें मिलती हैं,
वो भी फिर उनमें भी वो कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उस पर वो दस्तखत करके उसको जारी कर देते हैं। ये ऐसी कहानी है। ये ज़ाहिर है, ये जो लाहौर से जारी हुआ और मरियम औरंगज़ेब साहबा को भेज दिया गया कि आप इसको इशू कर दें। वहाँ पे जो उनके मीडिया के लोग हैं मॉडल टाउन में या रायबंड में बैठे हुए, उनकी जानब से तो आपकी बात दुरुस्त है कि इसको देखना चाहिए था। और ये जो क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, लेकिन हमारे मीडिया ने भी ऐसे चला दिया। लेकिन मीडिया तो खैर जो वो आएगा वो चला देगा। लेकिन सवाल ये है मरियम औरंगज़ेब साहबा, अगर आपको एक बेसिक पॉइंट भी नहीं पता कि बिरादर निस्बती हैं या हमजुल्फ हैं, तो ये जो बाकी इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पेश करती हैं, इतनी बहादुरी से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप आके तनकीद करती हैं, तो एक सवाल उठता है कि फिर वहाँ पर भी कोई ना कोई हो सकता है, कभी इसका चांस तो है कि जोल हो सकता है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि आप एक वाक़तन आपने बड़ा बेहतर अंदाज में नून लीग की जो उनका जो ये शोबा इत्तलात है उसको चलाया। बड़ी कामयाब आप तर्जुमान है मरियम साहबा की। लेकिन ये एक चीज़ आपके सामने आपके गोश गुजार है, अभी मुझे नहीं पता आप इसका क्या करेंगी, कि आप बिरादर निस्बती हमजुल्फ ये दो मुख्तलिफ रिश्ते हैं और बड़े डिफरेंट हैं। और सरकारी तौर पर अगर आप प्रेस रिलीज जारी करके उसमें ये बात आप करती हैं तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिबिलिटी का इशू ज़रूर पैदा होता है। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात। कल हमारे साथ होंगे प्रोफेसर गनी जावेद। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए और देखते रहिए बोल न्यूज़। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल मिलती रहेगी जो कौमी असम्बली में जो इजलास हो रहा है और दीगर इशू और मौज़ूआत के हवाले से। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।